कॉकरोच जनता पार्टी इस समय पूरे देश में चर्चाओं में है और ये चर्चा इस वजह से हुई कि सीजेआई साहब ने एक दिन कमेंट करके ऐसा कह दिया कि इस देश के जितने भी बेरोजगार युवा हैं वो कॉकरोच की तरह हैं। देखते ही देखते इसके करोड़ से ऊपर फॉलोअर हो गए सोशल मीडिया पे। पूरे देश में इस बात को लेकर काफ़ी चर्चा हुई और तहलका सा मचा है राजनीतिक गलियारों में। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय शंकर पंकज जी मौजूद हैं, अनिल अवस्थी जी मौजूद हैं, इनसे चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं फ्रीलांसर बाबा। सर नमस्कार। सर, ये कॉकरोच जनता पार्टी जो अभी 2-4 दिन से चर्चा में है, क्या आपको लगता है इसके पीछे क्या है? सिर्फ सीजीआई की वो टिप्पणी है या कुछ और भी? मूल तो यह टिप्पणी ही गलत हुई। कहना यह चाहिए कि जितने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है उससे निकला हुआ शब्द जो है पूरे समाज को, पूरे देश को, पूरे विश्व को प्रभावित करता है। सिंचाई जैसे पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने जो काकरोच शब्द किसी वर्ग के लिए कहा, वहीं से ये वांछनीय हो गया। होना तो चाहिए था कि वहीं पर इसको लगा दें, लेकिन फिर आपने जिनको काकरोच कहा उनकी प्रतिक्रिया आई, उस वर्ग की प्रतिक्रिया आई और उसका एक प्रभावित व्यक्ति ने एक लॉन्च कर दिया। करोड़ों लोगों का उससे जुड़ना, एक दिन के 24 घंटे के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से गठित पार्टी पर सोशल मीडिया पर करोड़ों लोगों का जुड़ना, यह साबित करता है कि कितनी सीजेआई की टिप्पणी कितनी अवांछनीय थी और कितने एक महत्वपूर्ण पद पर बैठे व्यक्ति ने कितना सतही बात कही। यह सबसे बड़ा दुखद है और उसका उद्गार, उसके खिलाफ उद्गार जो जनता का आया है वो उसका प्रतीक है कि सीजेआई की टिप्पणी यह जनता के भावनाओं के अनुकूल नहीं है या किसी भी वर्ग के लिए। सही बात। और इतने करोड़ों लोग जो उससे लगातार जो है कि सरकार ने अभी जो सूचना मिली है मुझे कि सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन ऐसे प्रतिबंध कब तक लगाते रहेगी सरकार? सही बात। सरकार ने इससे और गलत कदम उठाया कि जन भावनाओं को रोक रही है। एकदम सही बात। आपको करना चाहिए थे कि अब प्रधानमंत्री चाहे जो भी जन भावनाओं को कुचलने का यह आपातकाल का एक अप्रतिम रूप है। मैंने आपातकाल को देखा है। मैं आपातकाल में उस समय कांग्रेस में ही था जी, जर्नलिस्ट नहीं था, पढ़ ही रहा था, स्टूडेंट था, लेकिन कांग्रेस का ही एक हिस्सा था। लेकिन वो चीजें नहीं हुई जो अब हो रही, जो आज अब हो रही है। जन भावनाओं को अभिव्यक्ति, जन भावना की अभिव्यक्ति की बातें छोड़ दीजिए, आप कोई शब्द ही नहीं कह सकते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सोशल मीडिया, एक मिनट सुनिए, सोशल मीडिया एक ऐसा मंच हो गया है जी जन भावनाओं के अभिव्यक्ति का कि सरकार कुछ भी प्रतिबंध लगाते रहे, किसी न किसी रूप में आता है और नई पीढ़ी उससे ज़्यादा प्रभावित है। जी जी। अनिल सर जी, ये क्या इसको इस रूप में देखा जा रहा है कि जो देश में फिलहाल जो माहौल चल रहा है उसके चलते जो जेन जेड जिसको कहा जा रहा है उनके अंदर एक आक्रोश है और उसकी अभिव्यक्ति इस रूप में देखने को मिली कि 1,20,00,000 के करीब कॉकरोच पार्टी के फॉलोअर्स हो गए? राजीव जी, पहली चीज़ तो ये है कि बेरोजगारी हमारे देश में युवाओं पर बहुत ज़्यादा हावी थी और उसमें इनके बयान ने आग में घी डालने का काम किया है। एक तरफ तो परिवार से परेशान है, शिक्षित है, लेकिन उसके बाद उसे रोजगार नहीं मिल रहा है और उसको कॉकरोच कह देने से उसकी जो कुंठा अंदर पैदा थी वो बाहर निकलने लगी। ये संस्था, ऊंची संस्था पर बैठा व्यक्ति को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन पिछले 1 दशक से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल उच्च पदों पर बैठे हुए लोग करने लगे हैं। वो उनका रवैया हो गया और जब उस पर जन आक्रोश पैदा होता है तो वो उसे दबाने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो दबता नहीं और बढ़ता है, लेकिन ये कोशिश करते हैं इस तरह से, जैसे हमारे पंकज भाई ने कहा कि इमरजेंसी से बुरा हालत है, तो इस समय देश में अघोषित इमरजेंसी है।
तो मेरा सवाल था कि क्या ये अभिव्यक्ति जो दिख रही है युवाओं के बीच में, ये जन जी या जन जेड के रूप में जो देश दुनिया के अलग अलग देशों में कुछ शुरू में देखा गया, क्या वैसा ही कुछ होने की शुरुआत है? अगर इसको इतना दबाया जाएगा तो ये जन आक्रोश पैदा होगा, तो हो सकता है भविष्य में नेपाल वाला हथरना हो जाए। पंकज जी, ये जो राजनीतिक माहौल है जिस तरीके से देश में, आपने कहा कि इमरजेंसी लायक या इमरजेंसी से मिलता जुलता, मतलब डिक्लेयर नहीं है लेकिन इमरजेंसी जैसा ही माहौल है, तो क्या आने वाले समय में आपको लगता है कि इमरजेंसी किसी भी कारण से लेके, चाहे युद्ध के बहाने से, चाहे आर्थिक स्थिति को लेके इम्पोज भी हो सकती है क्या? नहीं, यह सरकार इतने श्रूड है कि इमरजेंसी नाम की चीज़ तो नहीं आने देगी, क्योंकि इसके कई सदस्य लोग भुगते हुए हैं, तो शब्द तो नहीं आएगा, लेकिन उससे खतरनाक स्थिति पैदा कर दी गई है। जिस आपातकाल की हम बात करते हैं, नई पीढ़ी नहीं जानती है, उस आपातकाल में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने जिया है, मैं भी था उस टाइम। जितनी मीडिया पे सेंसरशिप इस समय चल रही है, नहीं कुछ भी नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं था। अब मीडिया पर ही क्या, मीडिया पर ही नहीं, मीडिया तो कुछ कह ही नहीं रही है। मीडिया तो की स्थिति जो है, जैसे लोग हैं, जैसे हमारा चैनल था पब्लिक आंदोलन यूट्यूब पे, उसको जो स्ट्राइक करा के रिमूव करा दिया गया। मीडिया की बात कि मैं मीडिया से जुड़ा हुआ, लेकिन शब्द कहते हुए मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मीडिया चीज नाम की चीज़ तो रही नहीं गई। और राज दरबारों में जैसे पहले राजाओं को खुश करने के लिए भाड़ होते थे, आजकल कुछ मुझे कहते हुए थोड़ा सही है, लेकिन हमने भी 40 साल पत्रकारिता की हो और कोई नहीं बचा है जिसके खिलाफ हमने न लिखा है। हम लोग प्रिंट मीडिया में थे, लेकिन अब तो प्रिंट मीडिया का अस्तित्व ही एक तरह से 80% खत्म हो गया है। पेश नोट छप रहे हैं जो सरकार कह रही है, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है उसको 24 घंटे सरकार की प्रशंसा ही करनी है, सब कुछ। तो और नहीं करेंगे तो विज्ञापन बंद हो जाएगा। जो कुछ भी हम नहीं समझते, मीडिया का खाली विज्ञापन के लिए ही काम नहीं होता है। हम कई बड़े अखबारों में काम किए हैं, ऐसा नहीं है विज्ञापन बंद होते थे और फिर भी लिखा जाता था। जागरण का, हमारी खबर पर जागरण का वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर थे, विज्ञापन 3 महीना बंद कर दिए, और नरेंद्र मोहन जैसा आदमी, लेकिन फिर भी नहीं, समझौता भी हुआ। खबर लिखने पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया नरेंद्र मोहन जी ने, मैं ये कह सकता हूँ। तो आज ये स्थिति तो उससे ज़्यादा बदतर है। अब तो जर्नलिस्ट ही कुछ नहीं लिखना चाहता है। हम लोग दिन भर दौड़ते थे। इसके पीछे क्या सिर्फ सरकार का या शासन प्रशासन का ही दबाव रहता है, या कुछ आर्थिक पहलू भी है? जैसे मान लीजिए एक पत्रकार है, वो किसी मालिक क्या नौकरी करता है, अब कारपोरेट हो गए सारे अखबार, सर चैनल कारपोरेट हो गए, कारपोरेट के चाहिए मुनाफा। अब पत्रकार अगर सैलरी नहीं पाएगा तो अपने बच्चों की फीस कैसे भरेगा, अपने घर के खर्च कैसे चलाएगा? नहीं, आप सही कह रहे हैं, आर्थिक पहलू ही महत्वपूर्ण ज़्यादा है। पहले भी अखबार निकलते थे, आज अखबार था, कभी आर्थिक पहलू पर नहीं गया। और सबसे बड़ा जागरण में थोड़ा था, लेकिन फिर भी मैं नरेंद्र मोहन जी तक की बात कर सकता हूँ जी, जिनके अंडर में मैंने काम किया उनके अखबार में, कि नरेंद्र मोहन जी कुछ सब आर्थिक पहलू रहते हुए कम तनख्वाह देना या जो कुछ भी रहा हो, लेकिन खबर से वो कम्प्रोमाइज नहीं करते थे। छापते थे, एडिटोरियल भी लिखते थे, उनको जो पसंद आता था और सब कुछ करते हैं, लेकिन आर्थिक पहलू का भी, लेकिन वो आर्थिक पहलू एक अलग था, वो एक आर्थिक पहलू था। अब मालिकान की स्थिति ये हो गई है, जितने समाचार पत्र चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो शुरू जाएगा, कि सरकार कहे कि तुम 10 कदम चलो तो लेट जाते हैं। तो एक बार फिर से अपने पुराने मुद्दे पे आते हैं। नहीं सर, ये काकोर जनता पार्टी के पीछे बताया जा रहा है कि जैसा अन्ना आंदोलन के समय में जो एक मूवमेंट चला था, वैसा ही कुछ आक्रोश है, क्योंकि ये जिन्होंने दीपके साहब हैं ये पार्टी लॉन्च की है, वो भी अन्ना आंदोलन के समय में या आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों के साथी बताया जा रहा है। अन्ना आंदोलन के साथी तो वो लोग रहे हैं, लेकिन उस तरह का संगठन अभी बन नहीं पाया है जो अन्ना आंदोलन से ज़्यादा बढ़ पाए। उस संगठन को बनने में समय लगेगा, और
यही सत्ताधीन पार्टी जो है उसको हवा देती थी। आज विपक्ष उस तरफ कतई ध्यान नहीं दे रहा, वरना जन आंदोलन तो तैयार हो जाए। जन आंदोलन के तो कई मौके सामने हैं, लेकिन विपक्षी दल उस तरीके से सड़क पर नहीं आ पा रहे हैं। चूंकि उनका भी डर है विपक्षी दल को कि कहीं CBI ईडी और ये सब आने लगता है। नेतृत्वहीनता है। नहीं, नेतृत्वहीनता भी कह सकते हो, लेकिन उस तरह का घृणित कार्य पिछले सरकारों ने नहीं किया है जो आज हो रहा है। सर, एक पॉलिटिकल हो जाए कि बंगाल में जिस तरीके से चुनाव हुए उसके ठीक पहले बिहार में जो रिजल्ट आया, अब आने वाला समय यूपी के चुनाव का है। 2027 के फरवरी में ही शायद चुनाव हो जाने हैं। चुनावी माहौल लगभग शुरू भी हो गया है, 6-8 महीने बचे हुए हैं। आपको क्या लग रहा है कि बंगाल के चुनाव का कुछ असर पड़ेगा यहाँ पे यूपी में? देखिए, असर तो पड़ना ही भी चाहिए, क्योंकि जो सत्ता के शीर्ष पर बैठा रहा है वो अपनी टर्म्स कंडीशन डिक्टेट करता था, आज वो हाशिए में है। और बहुत कुछ भूमिका चुनाव आयोग की होती है, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव कराने की, वो भूमिका भी लगभग खत्म होती दिखाई पड़ रही। जितना बंगाल में पैरामिलिट्री फोर्स लगा के चुनाव कराया गया, कभी युद्ध में इतना पैरामिलिट्री फोर्स नहीं लगा। तो इलेक्शन अब युद्ध हो गया है। पंकज सर, बंगाल में जिस तरीके से हिंदू मुसलमान चला, क्या यहाँ पे भी यूपी के चुनाव में फिर हिंदू मुसलमान चलेगा, हिंदुत्व ही हावी रहेगा, या जातिगत जो समीकरण यहाँ बनते हैं PDA वगैरह उस पर चुनाव होगा? जाति तोड़ तो निकल गया है। जो हिंदुत्व का माहौल तो जब तक योगी हैं तब तक हिंदुत्व का ही माहौल है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी कि हम भाजपा को और मोदी और योगी को कम कहेंगे। मोदी की सरकार, मैंने 13 में कहा था, 14 में कहा था, और जब योगी है और अब भी कह रहा हूँ, यह सब कुछ कांग्रेस और अन्य दल जो हैं, विपक्षी दल जो हैं, उनके मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है जो मोदी केंद्र में सरकार में बन रहे हैं और योगी उत्तर प्रदेश में। और ये जब तक मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा रहेगी, कोई डिगा नहीं पाएगा भाजपा की सरकार को। बंगाल का चुनाव ममता ने अतिरेक कर दिया था तुष्टीकरण की, और आप देश के 80% हिंदुओं को अपमानित करके सत्ता में रहोगे। तो अखिलेश यादव तो यहाँ देखिए, तो मंगल के मंगल भंडारे में जा रहे हैं, वहाँ उन्होंने सफाई में केदारेश्वर महादेव मंदिर बना दिया। तो आप अब और क्या कितना चाहते हैं आप? अखिलेश का नौटंकी, ये असवत इतना ही ये समझते सब, तो जोड़ते दूसरे लोगों को। भंडारे में जाने से और पैसा देकर के कोई आयोजन कर देने से नहीं होता है। ये तुष्टीकरण का जो धाव है ऐसे ही लगता। इनको खुद समझना चाहिए, इन पता नहीं क्या दिमाग रखते हैं, क्या राजनीति करते हैं। मैं मुलायम सिंह के भी बहुत नज़दीक रहा हूँ, कई मुद्दों को मैंने देखा है। मैं उन्नाव में एक मुस्लिम नेता के घर से मुलायम सिंह के साथ निकला, और मुलायम सिंह ने जो उसके बारे में टिप्पणी की मैं नहीं कह सकता सार्वजनिक तौर पर, है ना, लेकिन सार्वजनिक तौर पर पर्सनल व्यवहार में कह देते थे, गरिया भी देते थे, और सार्वजनिक तौर पर बहुत ये हो जाते थे। मैंने बहुगुणा का भी स्वरूप देखा है कि मुस्लिम नेता आए तो टोपी पहन ले, और जैसे ब्राह्मण और ठाकुर आए तो जन्म निकाल दें। तो वो समय एक सम्यक स्वरूप होता था। लेकिन ये लोग नहीं समझ पाए, अतिरेक करते अतिरेक। अरे वो जो है तुम्हारे साथ वो तो है ही, समाज के अन्य वर्गों को तोड़ना। जैसे मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई तो अन्य वर्गों को तोड़ा, उनके साथ जनेश्वर मिश्र भी थे। तो PDA में जोड़ रहे हैं, पिछड़ा दलित नहीं जोड़ पा रहे ना। मुलायम सिंह ने एक बार मुझसे खुद ही कहा था कि मुझसे गलती की, एटा से लेकर गाजीपुर तक मैंने इतने यादवों को ही दे दिया, मैं दूसरे वर्ग के लोगों को दे देता तो मैं और ज़्यादा मुझे फायदा होता। तो जात मुलायम सिंह का यादव नेता कब बने? जब 89 में जो प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बने, तो पहले एक रैली हुई कल्याण सिंह की सीतापुर में। सीतापुर की रैली में कल्याण सिंह ने कहा कि यह यादववाद सरकार कर रही है। 2500 PSC में भर्ती हुए, उसमें 2400 यादव हैं। कल्याण सिंह का यह आरोप ही मुलायम के लिए फलदायी हो गया। वो यादव नेता हो गए, फिर मुस्लिम से जुड़ा हो तो भाजपा से जुड़ नहीं सकता था। राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, मुलायम सिंह यादव मुसलमानों के नेता हो गए।
लेकिन मुलायम सिंह के बाद भी जनेश्वर मिश्र, कपिल देव सिंह, रमाशंकर कौशिक, तमाम जैसे समाजवादी दिखावे के लिए सही जीवन में जैसे जनेश्वर मिश्र का रखा। दिखावे के लिए सही से क्या तात्पर्य है आपका? जैसे जनेश्वर मिश्र और रमाशंकर कौशिक को उन्होंने जीवन भर ढोया। कोई मतलब ऐसा नहीं, समाजवाद से मुलायम सिंह का बहुत कुछ ऐसा नहीं था। लोहिया का नाम लेते रहे, कोई लोहिया से कभी मिले नहीं। राजनारायण की सीढ़ी पर चढ़कर मुलायम सिंह राजनीति किए। राजनारायण सिंह ने उनकी मदद की थी। चौधरी चरण सिंह से मिलवाने वाले वही थे जो राजनीति जानते हैं, उनको बड़े। लेकिन उन्होंने बेनी वर्मा को भी रखा। कुर्मी वर्ग उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा है। तो मुलायम सिंह तमाम वर्गों के और वर्गों के भी, राजभर ये तमाम वर्गों के लोगों को भी रखा अपने साथ में। तो मुलायम सिंह कौन बात है? मुलायम सिंह ने राजनीति में सबसे बड़ी चीज कि जैसे ही लोकदल तब था, वो लोकदल के अध्यक्ष बने, तो मुलायम सिंह की एक बात थी कि पार्टी की बात सही वो समझ गए थे कि बिना पैसे के, तो मुलायम सिंह पहला चुनाव जीते छबीराम के भरोसे, और नोक पर ही जीते थे पहला विधानसभा का चुनाव। तो जब उन्होंने लोकदल का प्रदेश अध्यक्ष होते ही ठेकेदार, कोटेदार, पैसे वाले जितने लोग थे, ज्यादातर उनके जिलाध्यक्ष वही थे। तो पार्टी चलाना भी तो एक बड़ी बात होती है। अगर मान लीजिए अभी भाजपा चुनावी चंदा नहीं लेती है क्या? यही बात ऐसे वालों को नहीं जोड़ती? नहीं, मैं यही बात करता हूँ। भाजपा अटल अडवाणी तक तो नहीं थी। भाजपा पैसे वाली पार्टी तो तब हुई है ना जब दूसरी पीढ़ी आई है। पर अब आपके एक लंबे चौड़े अनुभव पे हम लोग फिर किसी दिन पॉडकास्ट करेंगे। अभी समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। मैं इसी पर कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह ने वो पार्टी अपने उसके बल पर गठित कर ली, लेकिन उसके बाद कल्याण से निकले, उमा भारती निकली, ये लोग पार्टी नहीं गठित कर पाए क्योंकि इन्होंने किसी को न फायदा दिया। कल्याण की तो पार्टी थी लेकिन नहीं चला पाए ना। चलाना अलग बात होता है। पार्टी चलाने के लिए पैसा चाहिए था। कल्याण सिंह को कौन मदद करता है? वो किसी की मदद तो की नहीं। वहाँ भारतीय कौन मदद करता, किसी की मदद नहीं की। इसलिए इन मुद्दों पर फिर से बात की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने इतना समय दिया। ये एक हल्की सी चुनावी चर्चा थी। कितनी हो गई? काफी समय हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको एडिट कर लिया जाएगा। जल्दी मिलते हैं फिर एक दूसरी चर्चा के साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए। हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए तो इस पर कमेंट जरूर करिएगा और इसको आगे करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।